नमस्कार। आपके अपने चैनल परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग CGPSS मेंस पेपर 7 पार्ट 3 का एक सीरीज चला रहे हैं और अभी तक इसमें बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट भी कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका क्या इतिहास रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन 1947 में हुआ था और इसको एक तरीके से संसद द्वारा पारित किया गया था। 1987 में एक सांविधिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि सांविधिक दर्जा क्या होता है। कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है संवैधानिक, सांविधिक या सामान्य जो कहे परिषद है, तो उसमें क्या अंतर होता है। जो सांविधिक दर्जा होता है या सांविधिक है, उसका तात्पर्य होता है विधायिका द्वारा निर्मित तथा लिखित रूप से मौजूदा कानून। इसमें विधायिका आपको कौन सा हो सकता है, या तो संसद द्वारा पारित हो या फिर विधानमंडल द्वारा हो। किसी भी तरीके से एक विधायिका के माध्यम से जो कानून बनाया जाता है उसको सांविधिक दर्जा कहते हैं। इसका उपयोग क्या किया जाता है, जो मौजूदा परिस्थिति में जो भी विभाग है, ये माना जाता है एक विभाग का अस्तित्व से बेहतर हमें उसको एक ऐसा निकाय दें ताकि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसका तात्पर्य है सांविधिक दर्जा। उसके बाद यह एक सलाहकारी निकाय है जो तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता का पर्यवेक्षण कर उनमें समन्वय एवं एकीकृत व्यवस्था स्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्वहन करता है। यहाँ पर दो शब्द है, उन दो शब्दों को अच्छे से हम समझ लेते हैं। क्या होता है, कई बार हम लोग ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि पढ़ते समय तो हमें वो याद रहेगा, लेकिन बाद में लंबे समय तक हमको याद नहीं होता। इसीलिए हम इस शब्द को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमको एक कीवर्ड के रूप में याद रहे। अगर हम शब्द भी याद रहेगा तो हम उसके बारे में लिख लेते हैं। हम समझ चुके हैं कि जो AICTE क्या है, उस एक सांविधिक संस्थान है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1947 में। और किसके तहत की गई थी, 1987 मतलब 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, और लेकिन सांविधिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ था 87 में। और इसको 1986 जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति के बारे में हम इसके पिछले वाले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के माध्यम से बाकी वीडियो जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो 1986 का जो शिक्षा नीति था उसके तहत इसका 1987 में एक विधायिका लाया गया, उसके माध्यम से अधिनियम लाया गया जिसके माध्यम से इसको दर्जा दिया गया सांविधिक। अब इसमें हम देख रहे थे समन्वय और एकीकृत का क्या तात्पर्य है। अभी तक हमको एक फ्रेमवर्क हमको समझ आ गया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद क्या है। यह एक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। समन्वय का तात्पर्य होता है तालमेल, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ एक ऐसा हमारे पास तंत्र हो जो आपस में जितने भी तंत्र हैं उनको जोड़ के उनके बीच में तालमेल बिठा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मान के चलते हैं, एक जगह 10 व्यक्ति हैं, उनका मेन उद्देश्य कुछ काम है, लगभग उनका जो उद्देश्य है एक जैसा है, तो वहाँ पर सब में क्या जाएगा कि ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो वहाँ पे कार्य में थोड़ा सा असमंजस आ जाएगा। तो उसमें आपस में तालमेल बिठाने के लिए क्या किया जाता है, किसी को एक को लीडर चुन लिया जाता है कि भाई इसका नेतृत्व आप करेंगे। तो हाँ, वो क्या करेगा, उन 10 के बीच में समन्वय स्थापित करेगा ताकि कार्य को एक दिशा मिल सके, एक रास्ता मिल सके और आसानी से बिना किसी भेदभाव के वो जो उनका उद्देश्य है वो पूरा हो सके। अब उसके बाद है एकीकृत उतना समझाने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एकीकृत मतलब होता है मिलाकर एक रूप किया गया। जैसे हमने जो 10 व्यक्ति का उदाहरण लिया, उसमें जो लीडर हमने चुना वो क्या किया, सभी को 10 को अपने सहित 10 को मिलाकर के एक रूप दे दिया कि आप सबों का उद्देश्य ये है और हमको साथ मिल करके चलना है। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद क्या है, उसका मेन का क्या है, समन्वय करके एकीकृत करना है। मतलब क्या चीज़ को समन्वय करेगा, क्या एकीकृत करके आगे हम बढ़ते जाएंगे तो वो चीज़ समझ आएगी जाए। उसके बाद देखते हैं आगे इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मेन जो मुख्यालय है वो है आपके नई दिल्ली में। उसके बाद अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं, जैसे क्षेत्रीय कार्यालय में है कोलकाता, कानपुर, चंडीगढ़, भोपाल, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई।
जैसे आपको स्पष्ट हो रहा है कि इन जगह में इनके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, क्योंकि एक ही जगह से पूरा देश के जितना भी टेक्निकल से संबंधित तकनीकी शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं उनके नियंत्रण करने में दिक्कतें होते हैं। इसलिए ऐसे बड़े जो परिषद होते हैं, आयोग होते हैं, उनका क्षेत्रीय कार्यालय बना दिया जाता है ताकि वहाँ से उनका संचालन आसानी से किया जा सके। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का मेन मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। इसका गठन कब किया गया? 1945 में। और शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987 में इसको सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये 2-3 पॉइंट है, ये हमको याद रहेगा तो हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है? तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक सुधार पर बल देना। और जैसे आप कोई भी संस्थान तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहा है तो वो केवल काम चलाऊ ना हो, ऐसा शिक्षा में के तंत्र में इस तरीके से व्यवस्था की जाए ताकि उसमें कुछ प्रोडक्शन भी हो सके। प्रोडक्शन का मतलब है गुणात्मक रूप से, केवल हमको क्वांटिटी ही नहीं देना है कि अरे हमने इतना जो इंजीनियर है या फिर आर्किटेक्ट है ये बना दिया, इतने को हमने डिग्री बांट दिया, ऐसा नहीं है। इसमें सेकंड है नियमों और मानकों का संवर्धन और अनुरक्षण। यहाँ पर जो भी नियम बनाया जाएगा आयोग के द्वारा या परिषद के द्वारा, उसका संवर्धन और अनुरक्षण। तो यहाँ पर 2 शब्द है, संवर्धन और अनुरक्षण, उसको समझ लेते हैं। संवर्धन का तात्पर्य होता है उन्नत होना या पालन पोषण होना। उन्नत किस प्रकार से होना? जैसे हम जो मानक स्तर तय किए हैं उसके आधार पे जो भी संस्थान होंगे जो इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे उनको हमें उन्नत करना है। और एक तरीके से जिस तरीके से बच्चे का पालन पोषण किया जाता है और जब तक वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो जाता है तो उसका देखभाल किया जाता है। तो संवर्धन का तात्पर्य है उसके विकास करना और उसका देखभाल करना। उसके बाद है अनुरक्षण। अनुरक्षण का तात्पर्य है देखभाल करना ही है, लेकिन किस तरीके से ऐसी व्यवस्था जो किसी चीज़ को सही दिशा में काम के योग्य बना सके, इसलिए उसको ऐसे दिशा में ले जाके उनके देखभाल करना है। मतलब व्यवस्था जो किसी चीज़ को ठीक दिशा में काम के योग्य बनाए रखने के लिए की जाती है। तो ये हो गया अनुरक्षण। तीसरा इसका उद्देश्य है शिक्षा पर नियोजित मात्रात्मक समृद्धि पर जोर देना। जो हमको गुणात्मक रूप से भी सुधार करना है, साथ में ही जो मात्रात्मक है या मात्रा है उसको नियोजित तरीके से भी वृद्धि करना है। यहाँ पर 2-3 वर्ड हैं, नियोजित, मात्रात्मक और समृद्धि। समृद्धि का तात्पर्य है विकास के साथ साथ समृद्धि भी हो, खुशहाली भी हो। समृद्धि जो शब्द है उसका मीनिंग समझ हमको आता ही है। तो किस तरीके से समृद्धि हमको मिले, हम एक योजना बना करके मात्रात्मक रूप से समृद्धि लाएं। अब इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहले हमने 10 व्यक्तियों का एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें उनका क्या करना था, एक फोकस था, एक गोल था। तो उसके लिए वो लोग क्या कर रहे थे, एक लीडर चुने। अब हमको नियोजित करना है तो उसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमको कोई उद्देश्य है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए हम एक प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग करने के बाद हमको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर मात्रा भी ऐसा नहीं कि हमको 10 व्यक्ति लेके शुरू में चल रहे थे तो हमें हमेशा ही 10 व्यक्ति को लेके ही चलना है और उनका विकास करना है। धीरे धीरे हमको संख्या को भी बढ़ाना है, क्योंकि उतनी ही संख्या में भविष्य में वो काम नहीं चल पाएगा। तो मात्रा भी लेना है, धीरे धीरे 10 संख्या को लिए, उसके बाद 20 लिए, फिर 30-25, इस तरीके से संख्या को भी हमको बढ़ाते जाना है और उनका विकास करना है। तो ये 3 उद्देश्य देखिए, इसके आधार पर आप अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं। गुणात्मक, मात्रात्मक, उनका क्या करना है, संवर्धन, अनुरक्षण के साथ में उनका समृद्धि करना है। जैसे इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास भी किए कि जैसे एक शिक्षा है तो शिक्षा क्या करना है, पहले गुणात्मक रूप से उसमें पहले देखना है कि उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो। जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड हो। उसके बाद क्वालिटी कैसा हो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं, हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड तय हो गया तो हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हमको क्या मिलेगा, एक डेवलपमेंट या समृद्धि विकास मिलेगा जो जिसका लक्ष्य हमने रखा है। तो ये हमारा उद्देश्य है AICTE का। इसके अलावा और अब ये तो एक फ्रेमवर्क हो गया, अब इसका कार्य क्या है उसको देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम में इसके अंतर्गत ये आपका त्रिवर्षीय या पंचवर्षीय जो डिग्री देता है उसमें एक तो है आपका इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्य इसके अंतर्गत होता है।
यहाँ पर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी। दूसरा है इसमें तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत जितने भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, चाहे तकनीकी शिक्षा में एक सर्टिफिकेट हो या एक डिप्लोमा हो या डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो सारे इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम हैं वो शामिल हैं। उसके बाद है वस्तुशास्त्र के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम होते हैं इसके अंतर्गत हैं। उसके बाद है होटल प्रबंधन और कैटरिंग, ये सारे कोर्स AICTE के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद इसका दूसरा कार्य हम देखें तो इसमें है अनुदान का आवंटन करना, क्योंकि आपको कोई भी कार्यक्रम चलाना है तो सबसे बड़े महत्वपूर्ण एक बिंदु होता है उसके लिए पैसा। तो ये अनुदान का आवंटन भी करता है, जहाँ पर जिसकी संस्थान को जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से उसको अनुदान प्रदान करता है। तीसरा है इसमें तकनीकी संस्थान खोलना। जितना है तो जहाँ पर इसकी आवश्यकता है तो उसके मांग के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी संस्थान को मान्यता और खोलने का भी कार्य इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद चौथा है इसमें प्रामाणिकता संबंधी कार्यों का प्रमाणन और डिग्रियाँ प्रदान करना। केवल तकनीकी संस्थान खोलना ही इसका कार्य नहीं है, बल्कि ये क्या करेगा, पहले तो प्रमाणित करेगा कि जो भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो भी डिग्रियाँ दिया जा रहा है, तो उसको पहले प्रमाणित करता है जो इसके अंतर्गत जो संस्थान जुड़े हुए हैं। तो वो देखता है, ऐसे तो नहीं कि कहीं इसके आड़ में फर्जी डिग्रियाँ बांटा जा रहा है या फर्जी सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसको प्रमाणित करने का, अप्रूवल करने का काम क्या करता है, ये करता है। उसके बाद शिक्षा पद्धति का समग्र विकास के लिए ये कार्य करता है, ये इसके कार्य। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा आपका नवाचार और शोध के विकास को प्रोत्साहित करना। शिक्षा का विकास हो ही रहा है, समग्र विकास, तो समग्र विकास के अंतर्गत ये भी सम्मिलित है कि शोध जब तक, नवाचार तब तक नहीं आएगा जब तक हम शोध कार्य नहीं करते हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो इसके पहले हमारा जो प्रयास था, हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा इस तरीके से होगा। हम पहले क्लास में जाके बैठते थे, उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर आया, उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। अभी क्या हो गया, जो शिक्षा है सभी के हाथों में आ गया है। तो एक किसके द्वारा संभव हो सका, ये संभव हुआ है केवल और केवल जो शोध कार्य हुए हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च हुए हैं, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए। तो एक नवाचार है, क्या करेगा, प्रोत्साहन देता है और विकास करता है। तो इसमें इसका एक कार्य ये भी है कि नवाचार और शोध कार्य जो इतने भी होते हैं इससे संबंधित, शिक्षा से संबंधित, उसको प्रोत्साहन देता है। उसके बाद 7 है समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाना। अगर हम जो सक्षम है उन्हीं को आगे बढ़ाते रहेंगे तो समाज पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हो पाएगा। जो सक्षम है वो शिक्षित है, लेकिन समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तो इसीलिए सबको साथ में लेके चलना है। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो कमज़ोर तबके के व्यक्ति हैं उनको किसी न किसी योजना के माध्यम से शिक्षा मुहैया कराया जाए। तो उनके लिए अलग अलग योजना चला करके ये तकनीकी शिक्षा, अगर आप गौर किए होंगे तो बीच बीच में पेपरों में या अन्य सोर्स में ये पब्लिश होते रहता है कि जो कौशल विकास से संबंधित बहुत सारे से ट्रेनिंग है तो सरकार कराते रहता है, निःशुल्क कराता है। तो इनका उद्देश्य क्या है, टेक्निकल ट्रेनिंग करा करके वो इससे संबंधित संस्थान है वहाँ पे उनको रोजगार दे सके। जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं उनको ट्रेनिंग के माध्यम से या ऐसा डिप्लोमा करा करके उनको इस योग्य बनाता है कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। ये हो गया इसके महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसमें अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम हैं ये अभी तक हम देख रहे थे, इसको क्या कार्य है और इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको हम देखते हैं। AICTE के प्रमुख कार्यक्रम, इसमें 2-3 हैं जो करंट में बहुत ही अभी चर्चित हैं, तो एग्ज़ाम में आने के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें एक देखते हैं स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन या हैकेथॉन कई जगह बोला जाता है कार्यक्रम। इसमें क्या किया गया है, ये जो संचालन है ये आभात सीप, कई जगह आपको मिलेगा आभात सीप। ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है आपके अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शॉर्ट फॉर्म है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का। तो इसके अंतर्गत ये संचालित है और इसका मेन काम क्या है, स्मार्ट इंडिया नाम से स्पष्ट हो रहा है, तकनीकी उन्नयन और नवाचार जो कार्य हमने देखा। तो इसके अंतर्गत जो खेलो इंडिया, स्मार्ट इंडिया, मेड इन इंडिया, बहुत सारे
इसको कह सकते हैं सरकार द्वारा योजनाएं चलाए जा रहे हैं, तो ये संस्थानें द्वारा भी कहीं ना कहीं इनका एक सहयोग करके इसमें अपना योगदान दिया जाता है। तो इसमें तकनीकी उन्नयन करके नवाचार को बढ़ावा देते हैं, शोध कार्य होता है। जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं जो टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे अभी वर्तमान में हर दिन आप करेंट का अगर स्टडी करते होंगे डेली, तो हर दिन कहीं ना कहीं एक नया ऐप जारी होता है, एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो अलग अलग स्टेट उससे लड़ने के लिए अपने हिसाब से नया नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं, कुछ सुरक्षा उपकरण लॉन्च कर रहे हैं। तो ये किसके द्वारा संभव हो सकता है? जहाँ पे शोध संस्थान इनसे जुड़े हुए ये डेली रिसर्च कर ही रहे हैं, उस पर अपना काम कर ही रहे हैं। AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतना डेवलप हो गया है, तो इसमें इनका योगदान होता है। तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, ये इसमें आप याद रखेंगे जो प्रमुख कार्यक्रम। उसके बाद है AICTE विश्वकर्मा पुरस्कार। ये शोध संस्थान तो करता ही है, इसके अलावा जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको पुरस्कार भी प्रदान करता है। तो ये पुरस्कार ये 4 संस्थाएं हैं, उनके द्वारा संयुक्त रूप से इनको प्रदान किया जाता है। इसमें है आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, भारत के इंजीनियरिंग निकाय, भारतीय इंजीनियरिंग परिषद और आभात अखिल भारतीय जो परिषद है हम देख रहे हैं तकनीकी शिक्षा परिषद, इसके द्वारा ये दिया जाता है। इसमें एक चीज़ और शुरुआत में भूल गई थी, जो हम AICTE देख रहे हैं वो किसके अंतर्गत है या किस मंत्रालय के अंतर्गत है? वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, ये उसको रिपोर्ट करता है। तो ये क्या करता है, जो योग्य विद्यार्थी होते हैं तो इनके द्वारा ये पुरस्कार इनको प्रदान किया जाता है, विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड है वो भी करेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था या ये न्यूज़ में था, मार्गदर्शक और मार्गदर्शन योजना। इसको देख लेते हैं, मार्गदर्शक और मार्गदर्शन योजना ये क्या है? मार्गदर्शक और मार्गदर्शन योजना, इसमें क्या किया जाता है इसको पहले समझ लेते हैं। इसमें उच्च प्रदर्शन और अन्य संस्थान, यहाँ पर मान लीजिए 2 तरीके से संस्थान है, संस्थान कोई A है और दूसरा है B। ये A और B में जो A संस्थान है उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर जो भी प्रशिक्षक हैं या जो इसमें शिक्षक हैं उनका कार्य भी बहुत ही अच्छा है। उसी तरीके से एक C है, तो यहाँ पर जो संस्थान है, संस्थान का प्रदर्शन तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अनुभवी शिक्षक हैं जिनका बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, तकनीकी के क्षेत्र में बहुत अनुभव है। अब जो B है, B में क्या है, इनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है और यहाँ पर उतना अच्छा अनुभवी शिक्षक भी नहीं है। तो ये AICTE क्या करेगा, इस संस्थान को, जो संस्थान A है, इसके मापदंड के आधार पे इस B पर प्रयोग करेगा ताकि इसको भी बहुत अच्छा इसका प्रदर्शन किया जा सके। इसके अलावा दूसरा काम क्या करेगा, A के जो अनुभवी शिक्षक हैं, उसके बाद जो C के शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक है, उनको चुन करके एक टीम बना लेगा और इस टीम की सहायता से यहाँ पर जो शिक्षक हैं B में जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए कहेगा ताकि वो अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकें। बस ये इसका काम है। इसी को हमने देखा कि उच्च प्रदर्शन है जहाँ पे शिक्षक और संस्थान है, उसके बाद अन्य संस्थान है, अन्य संस्थान का क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा और प्रयोग करेगा। प्रयोग किसके आधार पर, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने कौन सा तकनीकी अपनाया था, कौन सा प्रणाली अपनाया था, उसको जहाँ पे अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ये है इस योजना का मेन सार। इस योजना के अंतर्गत ख्याति प्राप्त संस्थानों का चुनाव किया जाता है या गया है, जो नए संस्थानों जिनका प्रदर्शन मापदंड के अनुरूप नहीं है उन्हें परामर्श दे सके, उत्कृष्ट प्रणाली का प्रयोग कर मार्गदर्शन कर सके, जिसके लिए उन शिक्षकों या मार्गदर्शकों का पहचान की जाएगी या किया जा चुका है, क्योंकि ये प्रयोग में आ चुका है, जिन्हें अपने क्षेत्र में अच्छा अनुभव हो। तो ये क्या करेंगे, उनको अपना अनुभव साझा करेंगे ताकि अपना प्रदर्शन में वो सुधार कर सकें। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा है, रहने के लिए अगर हम इसको पढ़ने जाएँ तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसका बॉडी किस तरीके से है, AICTE, तो क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा विस्तृत पढ़ लेने से भी हम उसको जब नोट्स बनाएंगे या हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो शार्ट नहीं कर पाएंगे। तो केवल इतना, जो कौन कौन से निकाय हैं
इतना जानकारी होना चाहिए। तो जो एक सांविधिक निकाय है तो इसका बोर्ड या संगठन कैसा है, इसमें 4 भाग हैं। एक तो परिषद है इसका AICTE का, दूसरा है कार्यकारिणी समिति, तीसरा है क्षेत्रीय समिति और चौथा है अखिल भारतीय अध्ययन मंडल। AICTE में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका परिषद। परिषद में क्या है, 51 सदस्यीय निकाय है और इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव रहते हैं और ये सभी पूर्णकालिक होते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं, अगर इसको हम देखें तो सामान्यतः जितने भी शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें एक तो आपके जो केंद्र के विभिन्न शिक्षा से संबंधित विभाग है उनके सदस्य शामिल होते हैं। उसके अलावा केंद्र और राज्य के आपके विधानमंडल हो गया या संसद हो गया, उसके सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा विभिन्न अन्य जो संस्थान हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद इसमें और इनका कार्य क्या रहता है और क्या कार्य करते हैं, ये सारे हम देखेंगे तो हमारा टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतना बृहद स्तर पे भी हमको टॉपिक को नहीं पढ़ना है, तो बस हमको इतना जानकारी रखना है कि 51 सदस्यीय परिषद होता है। उसके बाद दूसरा होता है कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है परिषद के द्वारा, इसके माध्यम से इसका गठन किया जाता है और ये 21 सदस्यीय निकाय होता है। और ये जो भी कार्य है, इसका जो कार्य क्या रहता है, परिषद के द्वारा जो भी कार्य इसको आवंटित किया जाता है उसको कार्य के रूप में परिणित करना होता है। तीसरा है क्षेत्रीय समिति। पहले हम देख चुके हैं 8 क्षेत्रीय समिति और क्षेत्रीय समिति की क्या भूमिका उसको भी देख चुके हैं, तो ये क्षेत्रीय समिति हो गया। और चौथा और लास्ट है अखिल भारतीय अध्ययन मंडल। इसके अंतर्गत 10 अखिल भारतीय मंडल हैं। जानना जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार मैं इसको बोल के बता देती हूँ ताकि ध्यान में रहे। इसमें से पहला है अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा मंडल, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा मंडल, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में अखिल भारतीय स्नातक पूर्व शिक्षा मंडल। उसके बाद है 4 इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अखिल भारतीय स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान मंडल। उसके बाद है अखिल भारतीय प्रबंधन अध्ययन मंडल। उसके बाद भारतीय बेसिक शिक्षा मंडल, भारतीय होटल प्रबंधन और खान पान प्रौद्योगिकी मंडल, अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मंडल, अखिल भारतीय नगर आयोजन मंडल, अखिल भारतीय वास्तुकला मंडल। ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं और लगभग सभी में 15 जितने भी मंडल हैं 15 सदस्य इसमें शामिल रहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा AICTE और इसके अंतर्गत जो भी। अब देख लेते हैं आज का सवाल आप लोगों के लिए। अपने शब्द में अपने हिसाब से कम 30 वर्ड में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे आभात सीप क्या है, आभात सीप क्या है। उसके बाद अपने जो क्वेश्चन बनने की संभावना है उसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। AICTE के प्रमुख कार्य को लिखिए, ये 100 शब्दों में लिखना है। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए नोट्स के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन क्या है, इसको आप 30 वर्ड में लिखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन AICTE के प्रमुख उद्देश्य को समझाइए, 60 वर्ड में आप इसको लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।